प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन है वो निरंतर चल रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हमारे इस YouTube चैनल पर हिंदी व्याकरण का संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो आपको निःशुल्क करवाया जाएगा। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था संधि, और संधि में हमने स्वर संधि के दो भेद, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि, और संधि में जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्वर संधि। और स्वर संधि का उपभेद यण स्वर संधि। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि। आज की हमारी ये जो कक्षा है यह है आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे स्कूल व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक, पटवार, एलडीसी या अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए यह कक्षा उपयोगी रहेगी। तो आप इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपने सुझाव दें। तो करते हैं आज की इसी कक्षा की शुरुआत और हम पढ़ते हैं यण स्वर संधि। हमने इससे पहले ये पढ़ चुका है कि जो स्वर संधि है उसके मुख्य रूप से 5 भेद हैं। 5 भेदों में 2 भेदों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे यण स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में? यण स्वर संधि के बारे में। विद्यार्थियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी का उद्भव है वो मूलतः संस्कृत से हुआ है, क्योंकि संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। और संस्कृत भाषा के एक महान व्याकरणाचार्य हुए हैं पाणिनि। कौन हुए हैं? पाणिनि। किस भाषा के थे? संस्कृत। संस्कृत भाषा के व्याकरणाचार्य हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि। और पाणिनि की एक रचना थी अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और पाणिनि ने अपनी इस रचना अष्टाध्यायी के अंतर्गत कुछ सूत्र बताए हैं। क्या बताए हैं? सूत्र। उन सूत्रों पर पूरा का पूरा जो संस्कृत व्याकरण है वो चलता है। तो पाणिनि ने अपनी रचना अष्टाध्यायी में जो सूत्र बताए हैं उन सूत्रों में से एक सूत्र है इको यणचि। ध्यान रखना, ये जो यण संधि है वो इसी इको यणचि सूत्र पर आधारित है। ये इको यणचि सूत्र क्या कहता है? इको यणचि सूत्र कहता है कि जो 44 प्रत्याहार होते हैं संस्कृत में, उन 44 प्रत्याहारों में से 3 प्रत्याहार हैं। इक प्रत्याहार, दूसरा है यण प्रत्याहार और तीसरा है अच प्रत्याहार। ये 3 क्या माने जाते हैं? प्रत्याहार माने जाते हैं। देखो, प्रत्याहार किसने दिए हैं?
पाणिनि ने। रचना का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में कितने प्रत्याहार माने गए? 44 प्रत्याहार माने गए। 44 प्रत्याहारों में से 3 प्रमुख प्रत्याहार हैं, यहां मैं आपको बता रहा हूं, और जिनसे क्या बना है? ये सूत्र बना है। इक प्रत्याहार, इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और लरी शामिल है। यण प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत ये, व, रे और ल वर्ण शामिल है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं सभी स्वर। देखो विद्यार्थियों, क्या बताया कि कौन सा सूत्र है? इको यणची। ये इको यणची सूत्र किस संधि में लगेगा? यण संधि में। इको यणची सूत्र है, ये कितने प्रत्याहारों से मिलकर बना? 3 प्रत्याहारों से। 3 प्रत्याहार कौन कौन से हैं? इक प्रत्याहार, यण प्रत्याहार और अच प्रत्याहार। इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 4, ई, उ, री और लृ। यण में भी ये, व, रे और ल 4, और अच प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी स्वर। अब पाणिनि ने इन 3 प्रत्याहारों से सूत्र का निर्माण कर दिया, इको यणची। अब बात करें इस सूत्र की, हमें व्याख्या करें कि वास्तव में ये जो इको यणची सूत्र है वो क्या कहता है। तो इको यणची सूत्र क्या कहता है कि इक प्रत्याहार के सामने अच प्रत्याहार से संबंधित वर्ण आ जाएं तो ये जो इक प्रत्याहार है वह यण प्रत्याहार में बदले जाता है। ध्यान से देखना, क्या बताया है कि इक प्रत्याहार के वर्णों के सामने अच प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं तो इक प्रत्याहार है वो किस में बदल जाता है विद्यार्थियों? यण में बदले जाता है। मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे। देखो, संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसको रटा नहीं समझा जाएगा। रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझेंगे हम। एक एक उदाहरण को अच्छी तरह से ढंग से समझेंगे, एक एक उदाहरण का हम अर्थ देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इक प्रत्याहार है, उससे संबंधित जो वर्ण है उनके सामने अच प्रत्याहार के वर्ण आ जाए तो क्या होगा विद्यार्थियों? इक प्रत्याहार है वो यण प्रत्याहार में बदले जाएगा। और ये बात किस में कही गई है? इको यणची सूत्र में। इको यणची सूत्र किसने दिया था? पाणिनि ने। पाणिनि की रचना का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अब जो संस्कृत की व्याकरण है उसी से हिंदी भाषा की व्याकरण है वो बनी है, इसलिए संस्कृत के जो नियम है वो भी हिंदी में लागू होते हैं, मान्य होते हैं। ये तो बात कर ली हमने इस सूत्र के माध्यम से। अगर हम बात करें नियम की, कि नियम क्या कहता है? किसका? यण संधि का। विद्यार्थियों, यण संधि का नियम क्या कहता है कि यदि लघु ई या दीर्घी, लघु उ या दीर्घ उ व री स्वरों के पश्चात कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? तो क्रमशः लघु ई और दीर्घ ई, लघु उ और दीर्घ व
री क्रमशः किस में बदलेंगे? क्रमशः ये व और र हलंत में बदल जाएंगे। यानी क्या होगा? विकार आएगा, परिवर्तन आएगा। आएगा किसमें? ध्यान रखना, ई उ और री स्वर में विकार आएगा, परिवर्तन होगा। विकार किन परिस्थितियों में होगा? यदि ई उ और री स्वर के सामने कोई भिन्न स्वर आ जाए, कोई अलग स्वर आ जाए, अगर इनके सामने सजातीय स्वर आ जाएगा तो विद्यार्थियों दीर्घ संधि बन जाएगी। लेकिन अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होगा? क्रमशः ई है वो तो ये हलंत में, उ है वो वह हलंत में, और री है वो र हलंत में बदले जाएगा। तो क्या परिवर्तन होगा? देखिए, ई के बाद में कोई असमान स्वर आया तो ई और ई यह हलंत में, उ और उ वह हलंत में, और री स्वर र हलंत में बदले जाएगा। यह बात किस में कही गई है? नियम में। किसके नियम में? यण संधि के नियम में। यह तो हो गई बात। अब बात करें हम कि प्रारूप की, यण संधि है, इसमें कितने प्रारूप चलते हैं? तो विद्यार्थियों संस्कृत में तो यण संधि के 4 प्रारूप चलते हैं, लेकिन हिंदी में यण संधि के 3 ही प्रारूप चलते हैं। कौन कौन से 3 प्रारूप? देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं पहला प्रारूप। पहला प्रारूप क्या कहता है कि लघु ई या दीर्घ ई के सामने क्या आए? भिन्न स्वर आए। देखो, सजातीय स्वर नहीं आना चाहिए। सजातीय स्वर आएगा तो क्या होगा? दीर्घ बन जाएगा। स्वर कैसा आएगा? भिन्न। भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा? ये ई और ई किस में बदल जाएंगे? ये हलंत में बदल जाएंगे। यानी विकार आएगा, परिवर्तन होगा, और ई है, ये दोनों स्वर है, किस में बदलेंगे? ये में। किस में बदलेंगे विद्यार्थियों? ये में। दूसरा प्रारूप क्या कहता है कि लघु उ या दीर्घ उ, इनके सामने कोई क्या आ जाएगा? भिन्न स्वर आएगा, अलग स्वर आएगा, तो क्या होगा? उ है वो किस में बदल जाएंगे? वह हलंत में बदल जाएंगे। और बात करूं मैं तीसरे प्रारूप की कि तीसरा प्रारूप क्या कहता है, तो तीसरा प्रारूप क्या कहता है कि री स्वर है, उसके सामने अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए या असमान स्वर आ जाए तो ये जो री है वो किस में बदलेगा? र हलंत में बदलेगा। देखिए, ये जो यण संधि के प्रारूप हैं, क्या कहते हैं प्रारूप? यानी हम कह सकते हैं नियम तो क्या है? एक विस्तृत व्याख्या है, और उसका जो संक्षिप्तीकरण है, संकेतिक है, या कह सकते हैं कि कूट के रूप में हमें ये 3 प्रारूप प्राप्त कर लेते हैं। पहला प्रारूप क्या कहता है कि लघु ई या दीर्घ ई है, इसके सामने कोई भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो ये जो ई है वो किस में बदलेंगे? ये हलंत में। उ के सामने भिन्न स्वर या असमान स्वर आए तो उ किस में बदलेंगे? वह हलंत में। किस में? वह हलंत में। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। री के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आया तो री किस में बदलेगा? र हलंत में। और यही बात किस में कही गई विद्यार्थियों? यही बात कही गई है नियम में। ये तो हो गए नियम और प्रारूप। अब हम पढ़ते हैं एक एक प्रारूप को। सबसे पहले पढ़ते हैं प्रारूप नंबर पहला। पहला प्रारूप क्या कहता है कि लघु ई या दीर्घ ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आए। क्या है विद्यार्थियों? भिन्न स्वर आए तो क्या होगा? तो एक परिवर्तन होगा,
और परिवर्तन स्वरूप ये जो लघु ई और दीर्घ ई हैं, ये किस में बदलेंगे? ये हलंत में बदलेंगे। कंडीशन क्या है? लघु ई और दीर्घ ई स्वर हैं, इनके सामने कोई भिन्न स्वर आ गया तो लघु ई और दीर्घ ई हैं, उनमें विकार आएगा, परिवर्तन होगा, और लघु ई और दीर्घ ई किस में बदलेंगे? यह स्वर में बदलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण, और उन उदाहरणों से इनकी क्या करते हैं? व्याख्या। बात करें कुछ उदाहरणों की, जैसे उदाहरण है कई बार परीक्षा में पूछा गया है। पहला उदाहरण है अति धन आवश्यक। विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखना, संधि हमेशा किन वर्णों की होती है या किन ध्वनियों की होती है? जो धन का चिन्ह है उसके तुरंत पहले और धन के चिन्ह के तुरंत बाद में आने वाले जो वर्ण या ध्वनियां होती हैं, उन्हीं में क्या होती है? संधि होती है। तो जब हम संधि करेंगे तो ये धन का चिन्ह है, उसके पहले अति, ई, लघु ई और आवश्यक में आ। क्या ये दोनों स्वर समान हैं, सजातीय हैं? नहीं। यानी धन के चिन्ह के पहले ई स्वर आ रहा है और धन के चिन्ह के बाद में आ स्वर आ रहा है, दोनों समान नहीं है, असमान है, भिन्न है। तो यहां क्या होगा? ये जो रीश्वर है, सॉरी ईश्वर है, ये अपना स्वरूप बदलेगा और ई किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? ये में। अब ई है, जब ये में बदल गया तो एक बात का ध्यान रखना, क्या होगा? लोप। एक का होगा या दोनों का? एक का, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ई का ये बन रहा है, दोनों का नहीं। अगर दोनों का बनता तो दोनों का लोप होता, लेकिन ई केवल ये में बदल रहा है, इसलिए ई का उसके मूल स्थान से क्या होगा? लोप। अति में से ई का लोप करेंगे हम तो तय रह जाएगा हलंत। आवश्यक में से आ का लोप करेंगे तो देखना क्या बचा? वश्यक। अब जिन दोनों का क्या हुआ? लोप। आवश्यक में से आ का लोप होगा क्या? नहीं होगा। आवश्यक आएगा ज्यों का त्यों। आवश्यक है, ये क्या होगा? ज्यों का त्यों होगा। अब जिस ई का लोप हुआ उसकी जगह बना क्या था? ये। क्या बना था? ये। वो भी क्या था? व्यंजन, अलंत। अब हमें क्या करना है? वर्ण संयोजन करना है। तो देखते हैं, तय भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है। अब इस तय व्यंजन के बाद में कोई स्वर होता तो वो इसमें मिल जाता, लेकिन आगे व्यंजन है, इसलिए दोनों मिलेंगे नहीं। नहीं मिलेंगे तो तय है वो स्वर रहित रहेगा, और स्वर रहित तय है वो कैसे लिखा जाता है? इसकी खड़ी पाई हटा दी जाएगी, तो इस प्रकार ये लिखा जाएगा तय। अब ये जो ये है, इसमें हम क्या मिलाएंगे? आ। ये में जब आ मिलाएंगे तो ये का क्या हो गया? अलंत हट गया, और मात्रा किसकी लग गई? आ की। आगे है वह, शय, ये, कह, तो क्या शब्द बन गया? अत्यावश्यक। अति धन आवश्यक का क्या बन गया? अत्यावश्यक। ध्यान में रखना ये चीजें, रटे नहीं जाना है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है कि अति में क्या आया? ई। आवश्यक में क्या आया? आ स्वर। दोनों समान नहीं है, असमान है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? ई का क्या बदलेगा? ई का यह अलंत हो जाएगा। अब अति में से केवल ई का लोप होगा, क्योंकि ई का ही यह बन रहा है, तो हमें ई का क्या कर देना है? लोप कर देना है।
ई का जब हम लोप करेंगे तो ई का बन गया ये, और लोप करेंगे तो ती में से ई का लोप करेंगे तो तय रह गया हलंत, और आवश्यक में से आ का लोप होगा नहीं तो आवश्यक रहेगा जू का त्यों, और जिस ई का लोप हुआ उसका बनाता ये। अब वर्ण संयोजन करेंगे तो क्या बन जाएगा, अत्यावश्यक। कुछ और उदाहरण देखिए, इंपॉर्टेंट उदाहरण है कुछ। दूसरा उदाहरण, अभी धन अर्थना। अभी में लघु ई, अर्थना में ए, दोनों समान है तो ये जो ई है वो ये हलंत में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, अभ्यर्थना। आगे देखिए, अधि और एक्ष। अधि में ई, एक्ष में ए, तो ई किस में बदल जाएगा, यह हलंत में, और शब्द क्या बन जाएगा, अध्यक्ष। तो अति धन आवश्यक अत्यावश्यक, अभी धन अर्थना अभ्यर्थना, अधि धन एक्ष अध्यक्ष। और देखते हैं कुछ उदाहरण इंपॉर्टेंट। अच्छा उदाहरण है ये कि गति धन अवरोध। क्या करना है, धन का चिन्ह है, उसके पहले कौन सा वर्ण है या स्वर है, और धन के चिन्ह के बाद में कौन सा वर्ण या स्वर है, ये हमें लिखना है। तो धन के चिन्ह के पहले तो है ईश्वर, और धन के चिन्ह के बाद में है ऐश्वर। क्या दोनों समान है, नहीं, समान नहीं है, दोनों क्या है, असमान है। तो इस स्थिति में ये जो ई है वो किस में बदलेगा, आ में। आ में बदलेगा नहीं, यह हलंत में। किस में बदलेगा, यह हलंत में बदलेगा, यह हलंत, यह हलंत में बदलेगा। अब गति में से ई का क्या करेंगे, लोप, तो तय रह गया हलंत, अवरोध है और रहेगा ज्यों का त्यों, और जिस ई का लोप हुआ उसका क्या बना था, ये। अब वर्ण संयोजन करेंगे तो गै, तय भी व्यंजन और यह भी व्यंजन, तो तय आधा रह जाएगा, ये में ए जोड़ेंगे तो यह का हलंत हट गया, आगे वह अवरोध, शब्द क्या बन गया, गत्य अवरोध। गति का जहां अवरोध होता है वो है गत्य अवरोध। याद रखना विद्यार्थियों, जो शब्द शुद्धि से संबंधित प्रश्न आते हैं परीक्षा में, उनमें अमूमन ये उदाहरण देखने को मिलता है। हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, गत्य अवरोध बोलते हैं, जो कि गत्य अवरोध नहीं होकर क्या होता है, गत्य अवरोध। बोलचाल में हम क्या बोलते हैं, गत्य अवरोध, जो कि पूर्णतया क्या है, गलत है। ठीक है, तो शब्द शुद्धि में एक कई बार पूछा जाता है। एक उदाहरण और देखिए, परिधन अंक। परि में ई, अंक में ए समान है तो ई बदल जाएगा यह हलंत में, और शब्द क्या बन जाएगा, पर्यंक। पर्यंक का अर्थ क्या होता है, पर्यंक किसका पर्याय है, पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, पलंग का पर्याय है पर्यंक। और उदाहरण देखिए, जैसे त्रि धन अंबक। त्रि, त्रि में ई है, अंबक में ए है, ए समान है, तो क्या होगा विद्यार्थियों, ये जो ई है वो किस में बदलेगा, यह हलंत में। अब हमें भी पता है कि जब ई यह हलंत में बदल गया तो ई का लोप होगा, तो त्रे तो बच गया हलंत, अंबक में अंबक आएगा ज्यों का त्यों, और जिस ई का लोप हुआ था उसकी जगह क्या बना था, यह हलंत,
अब हम क्या करेंगे, वर्ण संयोजन करेंगे, वर्णों को परस्पर आपस में मिलाएंगे। मिलाएंगे तो देखना क्या बनेगा, त्र्यंबक। त्र्यंबक किसका पर्याय है, त्र्यंबक। त्रि यानी तीन, अंबक, अंबुक कहते हैं किसको, आंखों को, तीन आंखों वाला कौन, शिव। तो त्र्यंबक किसका पर्याय है, शिव का भी है, और वैसे नारियल है उसको भी त्र्यंबक कहा जाता है। तो कुछ उदाहरण ये हो गए, बढ़ते हैं आगे। प्रतिधन उपकार, प्रति में ई, उपकार में उ। प्रति में से ई का लोप करेंगे तो बच गया तय हलंत। उपकार में से ऊ का लोप होगा नहीं, उपकार ज्यों का त्यों आएगा। अब जिस ई का क्या बनेगा, यह हलंत, वो यहां आ जाएगा। अब वर्ण से हम संयोजन करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यु उपकार। अच्छा उदाहरण है, याद रख लेना। और देखिए, विधन अंजन, वी में है ई और अंजन में है ए, तो ई है वो ये हलंत में बदले जाएगा। वी में से ई का क्या करेंगे, लोप, तो वह हलंत, अंजन रहेगा ज्यों का त्यों, और जिस ई का लोप किया उसकी जगह क्या बना था, यह हलंत। वर्ण संयोजन करेंगे तो वह हलंत है तो आधा रहेगा, यह पूरा हो जाएगा, ए के ऊपर वाला अनुस्वार चला जाएगा, और शब्द क्या बन गया, व्यंजन। इसी प्रकार जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण, व्याकरण शब्द, व्याकरण शब्द है, उसका भी अगर हम संधि विच्छेद करें तो वी धन आ धन करण। तो ये क्या बन गया, व्याकरण। व्याकरण शब्द है, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए वी धन आ धन कर्ण। तो वी और आ मिलेंगे तो क्या बन गया, व्या, और आगे कर्ण, क्या शब्द बन गया, व्याकरण। तो यह था यण संधि का पहला प्रारूप। आप चाहो तो कुछ और उदाहरण भी आपको मैं लिखा सकता हूं जो विशेष रूप से उपयोगी भी हैं, जैसे परिधन आवरण, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या बन जाएगा, पर्यावरण। विधन अवधन हार, तो शब्द क्या बन जाएगा, व्यवहार। प्रतिधन एक्स, क्या बन जाएगा, प्रत्यक्ष। प्रतिधन अंचा, शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यंचा। किसे कहते हैं प्रत्यंचा, प्रत्यंचा कहते हैं धनुष की डोरी। जो धनुष की डोरी होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यंचा कहा जाता है। और भी दो चार उदाहरण अच्छे हैं, देखिए यहां पे विधन अर्थ, विधन अर्थ व्यर्थ, विधन असन व्यसन, अभिधन अंतर,
अभियंतर। रीति धन अनुसार, अच्छा उदाहरण है ये, रीते अनुसार। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा स्वर संधि का तीसरा भाग। कौन सा? यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि के बारे में हमने जाना कि यण स्वर संधि है वो किस प्रकार होती है, यण स्वर संधि का क्या नियम है, यण स्वर संधि के कौन से प्रारूप हैं, जिनमें से पहले प्रारूप के बारे में हमने पढ़ लिया। आज की कक्षा में बस इतना ही। इस संधि के जो आगे के दो पार्ट या दो प्रारूप और बचे हुए हैं, उन दो प्रारूपों के बारे में हमें चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।